एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं क्लास 11th की बायो का चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। दिस इज गोइंग टू बी अ रिवीजन वीडियो जिसमें हम ये सारा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सक्रीशन होता क्या है। नाइट्रोजनस वेस्ट को अपनी बॉडी से एक्सपेल आउट करना जो कि नॉन गैसियस है। फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ये तीन तरीके के आपको मिलेंगे कंपोनेंट्स जो कि हम एक्सक्रीट करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट करते हैं एज नाइट्रोजनस वेस्ट। अमोनिया जो होता है वो सबसे ज़्यादा टॉक्सिक होता है और इसको सबसे ज़्यादा वाटर की भी नीड होती है। यूरिया उससे कम टॉक्सिक होता है, यूरिक एसिड सबसे कम टॉक्सिक होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये ज़्यादा टॉक्सिक है, इसको ज़्यादा वाटर की नीड होगी, इसको उससे कम वाटर की और इसको बहुत ही कम वाटर की नीड होगी। अब अगर ज़्यादा वाटर की नीड है तो फिर जो ऑर्गेनिजम्स पानी में रहते हैं वही अमोनिया को सेक्रीट करते हैं। यूरिया के एग्जाम्पल हम कह सकते हैं मैमल्स हो जाएंगे और यूरिक एसिड के एग्जाम्पल्स हमारे पास बर्ड्स और रेप्टाइल्स हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद इसके साथ साथ हम एक्सेस ऑफ वाटर, जितना भी वाटर एक्सेस होता है उसको भी एक्सक्रीट आउट करते हैं विद सोल्ट्स एंड पिगमेंट्स आउट ऑफ द बॉडी। दिस इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। मेन एम क्या होता है एक्सक्रीशन का कि हमारे जो बॉडी के अंदर इंटरनल केमिकल कॉम्पोजिशन है ना वो एक कांस्टेंट रहे, यानी हमारी बॉडी की जो केमिकल कॉम्पोजिशन है वो कांस्टेंट रहे। यही एक्सक्रीशन का मेन रोल होता है। क्या इस इंटरनल केमिकल कॉम्पोजिशन को क्या कहते हैं? हीमोस्टेसिस कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सिक्रीशन कौन कौन सी होती है। ये वही आ जाता है यहाँ पे। जो ऑर्गेनिजम्स अमोनिया सिक्रीट करते हैं इनको हम अमोनोटेलिज्म और यूरियोटेलिज्म और यूरिकोटेलिज्म कहते हैं। ये आप देख सकते हैं यूरिक एसिड वाले यूरिकोटेलिज्म है, ये यूरिया वाले मैंने आपको पहले से ही एक्सप्लेन कर दिया। इसके बाद आता है हमारे पास यहाँ तक तो हमने बात कर ली और एक्सक्रीटरी सिस्टम की। इसके अलावा हमें को एक और बात भी याद करनी है अगर आ जाए कि ऐसा कौन सा फाइलम होता है जो कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जिसके अंदर एक एब्सेंट होता है, तो हम बोलेंगे इकाइनोडर्मेटा के अंदर एब्सेंट होता है। इकाइनोडर्मेटा के अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है, इसको हमें याद रखना है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर किडनी आता है हमारे पास, यूरेटर आता है हमारे पास, यूरिनरी ब्लैडर आता है और यूरेथ्रा आता है। यहाँ पे इस डायग्राम से हम समझते हैं हमारे ह्यूमन के अंदर, क्योंकि ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट है तो हम इसमें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में ही बात करेंगे। इस तरीके से हमारे पास दो किडनीज होती हैं और यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं ये इसको हम यूरेटर कहते हैं। दिस इज यूरिनरी ब्लैडर एंड दिस ओपनिंग इज कॉल्ड यूरेथ्रा। अगर हम किडनी का एक का देखें यहाँ पर, तो जो ये वाला पोर्शन होता है ना जो बाहर का है, किडनी के दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक कोर्टेक्स हो जाता है, एक मेड्यूला हो जाता है। दिस वाला पोर्शन इज मेड्यूला। ये वाला पार्ट हमारा पेल्विस होता है और मेड्यूला ये हमारे पास ये जो पिरामिड्स हैं ये मेडुला होते हैं और इनके ऊपर इस तरीके से ये जो प्रेजेंट है ये हमारे नेफ्रॉन्स है जो कि फंक्शनिंग यूनिट होता है हमारी किडनी का। इसके बाद यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा है और यहाँ पर डोर्सल एओर्टा आ रही है। ठीक है, अब हम ये तो हमें पता ही है। इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं एड्रीनल ग्लैंड है। यहाँ पर एड्रीनल ग्लैंड हमारी किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होता है, ये हम सबने पढ़ रखा है। रीनल का मतलब किडनी हो गया, एड्रीनल ग्लैंड्स हमारी किडनीज दो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर और किडनीज के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास रिनाल आर्टरी है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास ये रिनाल वेन है एंड ये एक और सेकंड किडनी है हमारे पास, ये हमने पहले ही पढ़ लिया। यहाँ पे हम पढ़ते हैं, अगर हम किडनीज आर रेडिश ब्राउन एंड बीन शेप्ड। किडनीज का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन होता है और इनकी शेप क्या होती है? बीन शेप्ड होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ये सिचुएटेड बिटवीन लास्ट थोरेसिक एंड लंबर वर्टिब्रा। अगर पूछा जाए कहाँ पर सिचुएटेड होते हैं तो लास्ट थोरेसिक के अंदर हमारे पास ये सिचुएटेड होते हैं लंबर वर्टिब्रा के। ईच किडनी हैज अ नोच ऑन इट्स इनर साइड कोल्ड हीलियम। हाँ, ये जो हीलियम होता है पता है क्या होता है? यहाँ पर ये जो ओपनिंग है ना दिस इज हीलियम।
थ्रू विच यूरेटर ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स एंटर। यहाँ पे इस हीलम की ओपनिंग की वजह से ही यूरेटर भी यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी ओपनिंग कर रही हैं, यहाँ पे नर्व्स भी एंटर करती हैं इसी की वजह से। ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर्स 10 to 12 सेंटीमीटर इन। अब देखो क्या है, हमारी जो किडनी की लेंथ है, लेंथ इसकी है 10 to 12 सेंटीमीटर, और इसकी 5 to 7 सेंटीमीटर विड्थ है, यानी विड्थ इसकी 5, ये देखो अब यहाँ पे देखो ये विड्थ है, ये इसकी लेंथ है, लेंथ इसकी 10 to 12 सेंटीमीटर है, विड्थ इसकी 5 to 7 है। और अगर हम बात करें थिकनेस की तो वो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। थिकनेस इस कितना ज़्यादा मोटा है, वो हमारी 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस हो जाती है। विद एन एवरेज वेट ऑफ 120 to 170 ग्राम्स, 120 to 170 ग्राम्स इसका वेट हो जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास यूरेटर, ये जो 2 आप देख रहे हो, ये हमारे पास यूरेटर होते हैं जो कि किडनी से हीलियम से निकलती हैं। इनसाइड द हीलियम हैज ब्रॉड फ्यूनल शेप्ड स्पेस कॉल्ड रेनल पेल्विस विद प्रोजेक्शन कॉल्ड कैलिसिस। यहाँ पर हमें क्या बोला गया है कि जो हीलम होता है ना, उसके पास ऐसे ब्रॉड ये फनल टाइप शेप्ड स्पेस होती है, जो मैं यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे लेबल कर रखा है पेल्विस नाम से। और इसके ऊपर प्रोजेक्शंस, जो यहाँ पे पिरामिड लाइक प्रोजेक्शंस हैं, इसको हम कैलिसिस कहते हैं। क्या हुआ, हिलम जो होती है वो ओपनिंग होती है, और हिलम ओपनिंग के पार एक स्पेस होती है जिसको हम पेल्विस बोलते हैं। पेल्विस के ऊपर जो पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो कैलिसिस होते हैं। पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर कैलिसिस होते हैं, और जो ओपनिंग होती है वो हिलम होती है, और जो स्पेस है हिलम के बाद वो पेल्विस होती है। इनसाइड द किडनी आर टू जोन, आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला। मैंने आपको बताया किडनी को हम दो पार्ट्स के अंदर एक तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। आउटर वाला पार्ट हो जाता है कॉर्टेक्स, इनर वाला हो जाता है मेडुला। इनर में ये सारा पार्ट आ जाता है। outer को cortex, inner is medulla. Medulla is divided into medullary pyramids projecting into calyx. हम यहाँ पर देख सकते हैं medullary pyramids, यही इनकी बात हो रही है कैलिसिस की, जो कि प्रोजेक्ट कर रहे हैं कहाँ पर, कैलिक्स की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास cortex ends between medullary pyramids as renal column of called columns of Bertini. यहाँ पर आप देखो, मैंने आपको क्या बोला कि जो खाली स्पेस है इसको मैंने कॉर्टेक्स बोला, राइट। ये खाली स्पेस कॉर्टेक्स है, और ये वाला पार्ट मैंने आपको बोल दिया कि ये इनर पार्ट जो है ये मेडुला है। बट व्हाट अबाउट दीज स्पेसेस, ये जो बीच बीच में स्पेसेस हैं जो मिडल के अंदर है दोनों पिरामिड्स के बीच में, इसको ये भी कॉर्टेक्स ही होती है, पर इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉलम ऑफ बर्टिनी कहते हैं। वही हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है कि जो कोर्टेक्स है वो एक्सटेंड है, यानी ये कोर्टेक्स यहाँ पर भी प्रेजेंट है, एक्सटेंडेड है बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स, दो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में भी प्रेजेंट है, जिसको हम कह देते हैं रेनाल कॉलम, या फिर कॉल्ड एज कॉलम ऑफ बर्टनी कह देते हैं यहाँ पर। The functional unit of kidney is nephron. Each kidney contains about 1 million nephrons. ये तो सबको पता होता है कि देखो दो किडनीज होती हैं और हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2 millions ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, एक किडनी में 1 million नेफ्रॉन्स होते हैं। यहाँ पर देखो मेडुलरी पिरामिड शो कर रखा है। कैलिक्स किसे कहते हैं, कैलिक्स ना बेसिकली क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बेटर बना के दिखाती हूँ। जैसे ये हमारा पेल्विस है ना, तो जब ये जॉइंट होता है तो ऐसे ये मेजर कैलिक्स होता है, और यहाँ पर ऐसे ना माइनर कैलिक्स होता है, जिसके ऊपर ये हमारा पिरामिड सा लगा होता है। यहाँ पे हमारा पिरामिड लगा होता है। कैलिक्स एक तरीके से पेल्विस, ये वाला पार्ट है, ये वाला, ये जो है ना द जॉइनिंग, जिससे मतलब पिरामिड अटैच्ड है पेल्विस से। मेडुलरी पिरामिड हो गया, कैलिक्स हो गया, रेनाल आर्टरी, रेनाल वेन, रेनल पेल्विस, पेल्विस समझ आ गया हमें, ये हो गया। यूरेटर भी समझ आ गया, रेनल कैप्सूल, इसको जो एक कवरिंग है इसको हमने रेनाल कैप्सूल, रेनाल स्टैंड्स फॉर किडनी, ये कोर्टेक्स हो गया, रेनाल कोलम हो गया, रेनाल कोलम इज कोलम ऑफ बर्टनी। इसके बाद आता है यूरिनरी ब्लैडर की, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर
यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर तो दिया नहीं हुआ, बट यहाँ पर ये दे रखा है हमें। नेफ्रॉन की पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेफ्रॉन जो होता है हमारा फंक्शनिंग यूनिट होता है। यहाँ पे हम नेफ्रॉन की बात करेंगे एक तरीके से। नेफ्रॉन की कैसे फंक्शनिंग होती है, ये देखो, ये हमारे पास नेफ्रॉन का डायग्राम है। इसको देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराना, हमने सिर्फ येलो वाला जो है ना उस पे फोकस करो, पिंक वाला कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो, सबसे पहले हमारा यहाँ से ये स्टार्ट होता है, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस नहीं, इसको हम कहते हैं बोमेन्स कैप्सूल, सॉरी सॉरी। ये होता है हमारे पास बोमेन्स कैप्सूल। बोमेन्स ये नेफ्रॉन क्या होता है ना, बेसिकली आप खुद सोचो। नेफ्रॉन एक तरीके से एक फंक्शनिंग यूनिट है जहां पर ब्लड जो है वो आता है और इसके अंदर से फिल्टर हो जाता है और फिर रीएब्जॉर्प्शन होती है ब्लड में से, मतलब अच्छी चीजें जो है वो निकलती रहती है, नाइट्रोजनस वेस्ट वहीं पर रहता है। सबसे पहले ना यहाँ पर देखो प्रेजेंट होता है ग्लोमेरुलस। बोमेन्स कैप्सूल एक तरीके से जो येलो वाला है ना, ये आपके पास नेफ्रॉन है। सबसे पहले आता है बोमेन्स कैप्सूल। उसके बाद आप इस तरीके से देखो, ये वाला जो पार्ट है इसे हम पीसीटी या फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ये जो लूप है ना, इसे हम लूप ऑफ हेनले कहते हैं। कहाँ पे लिखा हुआ है? हाँ, ये रहा डिसेंडिंग लूप ऑफ और असेंडिंग। डिसेंडिंग हमने बोल दिया, ये नीचे जा रहा है, दिस इज डिसेंडिंग। जो ये ऊपर जा रहा है, दिस इज असेंडिंग। एक तरीके से क्या है, यहाँ पर इस तरीके से आता है ब्लड और यहाँ पे ऐसे ऐसे घूमकर ऐसे जाता है, फिर ऐसे आता है, जो फिल्ट्रेट है हमारा, फिर ये ऐसे जाता है। ये एक जो है लास्ट के अंदर ये कलेक्टिंग ट्यूब होती है। यहाँ पर भी लिखा होगा, मेंशन्ड होगा, ये कलेक्टिंग डक्ट होती है ये। और ये ना एक कलेक्टिंग डक्ट तीन चार नेफ्रॉन्स जो है वो शेयर कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे एक और नेफ्रॉन है, यहाँ पे एक और नेफ्रॉन हो, एक कलेक्टिंग डक्ट शेयर के अंदर होती है। तो सबसे पहले हमने देखा ये बोमेन्स कैप्सूल है। ये वाला जो एरिया है ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या फिर पीसीटी है। और ये जो है ये लूप ऑफ हेनले है, ये आपका हो जाएगा डिसेंडिंग क्योंकि नीचे जा रहा है। ये ऊपर जा रहा है, ये आपका असेंडिंग हो जाएगा, हेनलेस लूप। उसके बाद हम देखते हैं ये हमारे पास डीसीटी है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है। अब आप देखो क्या होता है ना, ये तो हमारा नेफ्रॉन है, पर हमारे ब्लड जो है वो जैसे एफरेंट आर्टरियोल से हमारा ब्लड आया यहाँ पर, और यहाँ पे आकर ना एक गुच्छा सा बना लेता है, एक नेटवर्क सा बना लेता है यहाँ पर आकर, जिसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। इस नेटवर्क को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, और यहाँ से जो ब्लड है ये चला जाता है। मतलब एक तरीके से यहाँ पे ब्लड आया, यहाँ पे ना फिल्टर कर दिया कि जो ब्लड के अंदर जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट था सारा यहाँ पर आ गया, और बाकी का ब्लड यहाँ पर चला गया। सारा वेस्ट यहाँ पर आ गया। बट यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा वेस्ट आ जाता है, जिसके अंदर कुछ अच्छी चीज़ें भी चली जाती है, जैसे कि वाटर वगैरह रीअब्सॉर्ब करना पड़ता है। इसलिए जो ये इफरेंट आर्टरियोल है इस तरीके से इसको घेर लेती है, और यहाँ पर फिर से रीअब्सॉर्प्शन होती है। अब हम देख रहे हैं कि पीसीटी को भी घेर रखा है अच्छे से, लूप ऑफ हेनले को भी, पर डीसीटी और कलेक्टिंग ट्यूब को इतना ज़्यादा अच्छे से नहीं घेर रखा। तो यहाँ पर इसको ये आके इसको घेर लेते हैं, और फिर यहाँ से एफरेंट आर्टियोल बाहर चली जाती हैं। ये इस तरीके से यहाँ पे होता है, और रीअब्जॉर्प्शन कर करके ये वापस ब्लड में भेज देता है सारा वाटर और जितने भी मिनरल्स वगैरह प्रेजेंट होता है। आई होप आपको ये तो समझ आ गया। इसके अलावा यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लूप ऑफ हेनले पे भी नेटवर्क सा बन जाता है, और जो एक होती है हमारे पास वेन होती है जो कि इसको पूरे अच्छे से फॉलो करती है, जिसको हम ये देखो, ये वाली देखो, ये वाली इसको एग्जैक्टली ऐसे फॉलो कर रही है एक तरीके से। तो इस वाले को, ये स्पेशल को बोलते हैं वासा रेक्टा बोलते हैं। इसका नेम आपको याद रखना है। लूप ऑफ हेनले के साथ जो पैरेलली मूव कर रही है वासा रेक्टा होती है। ये ना मिलकर वासा रेक्टा और मिलकर ये जो लूप ऑफ हेनले है, ये काउंटर करंट मैकेनिज्म बनाते हैं एक तरीके से। क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो दोनों में ऑपोजिट फ्लो हो रहा है, ये तो बात सबको पता है। दोनों में ऑपोजिट फ्लो हो रहा है, और दोनों का मिलके एम क्या है कि जो यूरिन है उसको हम कंसंट्रेटेड बना सके। यहाँ पे देखो, ईच नेफ्रॉन हैज टू पार्ट्स, द ग्लोमेरुलस एंड द रेनाल ट्यूब्स। एक तो ये वाला पार्ट हो गया ग्लोमेरुलस बोमेन्स कैप्सूल वाला, और बाकी का ये वाला पार्ट हो गया। Glomerulus is that tuft of capillaries formed by afferent arteriole ने आकर जो एक tuft बना रखा है यहाँ पर आर्टरीज का, वो जो है हमारे पास ग्लोमेरुलस है। ब्लड फ्रॉम ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय एफरेंट आर्टियोल। जो भी ब्लड बनता है ग्लोमेरुलस से, वो सारा का सारा
मतलब यहाँ पर जो ब्लड फ़िल्टर होकर आ जाता है ये वाला, ये सारा का सारा इफ़रेंट आर्टरियोल से चला जाता है। जो रेनाल ट्यूब्स होते हैं स्टार्ट विद बोमेन्स कैप्सूल, ये हमारे पास रेनाल ट्यूब्स है। कंटिन्यू विद ट्यूबुलर पार्ट्स डिवाइडेड इनटू प्रॉक्सिमल, ये जो बोमेन्स कैप्सूल है इसके बाद आ गया कि ये प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, ये लूप ऑफ हेनली, ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड, ये कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे यही लिखा हुआ हेनलेस लूप डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब, अ नेफ्रॉन शोइंग ब्लड वेसल्स डक्ट एंड ट्यूब्यूल। यहाँ पे हम देख सकते हैं। फिर यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर बेसिकली वाटर और सॉल्ट का रीअब्जॉर्प्शन होता है। इसके अलावा हमारे पास है यूरेथ्रा। यूरेथ्रा हमारे पास क्या होता है? अ हेयर पिन शेप्ड हेनलेस लूप इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल विच हैज अ डिसेंडिंग एरिया। उसके बाद यहाँ पे ये यूरेथ्रा नहीं है, ये नेफ्रॉन को ही कंटिन्यू कर रखा है। यहाँ पर जो हेनलेस लूप है उसके पास डिसेंडिंग और असेंडिंग है। डिसेंडिंग ये जो नीचे आ रहा है, असेंडिंग ये जो बाद में ऊपर जा रहा है। द असेंडिंग लिप कंस्टिट्यूट्स ऑफ अनदर हाईली कोइल्ड ट्यूबुलर रीजन कॉल्ड डिस्टल। उसके बाद असेंडिंग के बाद यहाँ पर डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आ रहा है। द मालफिजियन कॉर्पसल्स पीसीटी एंड डीसीटी ऑफ द नेफ्रॉन आर सिचुएटेड इन द cortical region of the kidney। जो हमारे पीसीटी और डीसीटी है नेफ्रॉन के, ये हमारे कॉर्टिकल रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। अब आप ये देखो, इसका कहने का क्या मतलब है? एक तरीके से आप देख रहे हो यही है ना नेफ्रॉन, ये जो है ये नेफ्रॉन है ना? तो अब देखो ये कहने का मतलब क्या है, पीसीटी और डीसीटी जो है कोर्टेक्स वाले रीजन के अंदर प्रेजेंट है। मतलब इस वाले रीजन पे आपकी पीसीटी और डीसीटी प्रेजेंट है। हाँ। The PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney, whereas the loop of Henle dips into the medulla। जो loop of Henle है आपका, वो तो यहाँ पे मेडुला के अंदर है, पर जो PCT DCT है ये आपके कोर्टेक्स वाले रीजन के अंदर ही है। In majority of nephrons, the loop of Henle, इसमें ना कंप्लीट लिखा नहीं हुआ, मैं आपको बता देती हूँ। ये मेलफिजियन बॉडी रेनाल कॉर्पसल है। आपको बताती हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ कहने के चाह रहा है। क्या होता है ना, यहाँ पे दो तरीके के होते हैं। एक तो होता है आपके पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। हमारे पास दो तरीके के नेफ्रॉन्स होते हैं। एक तो हो जाता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स, दूसरा तरीके का नेफ्रॉन होता है हमारे पास जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन क्या होता है? जो हमारे पास कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ना, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन हमारे को जो होता है, ये जो होता है ये ज्यादा डीपली नहीं, ये ऊपर ऊपर ही होता है। यानी ये ज़्यादा आपको कॉर्टेक्स के अंदर मिलेगा, ज़्यादा डीपली नहीं होता है। इनका जो लूप ऑफ हेनले होता है यानी कि वो छोटा होता है। और 85% ऑफ द नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे पास कॉर्टिकली होते हैं। जक्स्टा मेडुलरी वो होते हैं जो बिल्कुल अंदर तक ऐसे मेडुला के घुसे होते हैं। और इनका जो लूप ऑफ हेनले होता है ये ज़्यादा बड़ा होता है। मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स के लूप ऑफ हेनले जो होता है वो शॉर्ट होता है। यहाँ पे हमें मालफिजियन बॉडी का रेनाल कॉर्पसल दिया हुआ है। सेम ही डायग्राम है, एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल यहाँ पे आया। ये बोमेन्स कैप्सूल है आपका, और ये यहाँ पे इन्होंने कैपिलरीज का नेटवर्क बन गया। यहाँ से पीसीटी बनेंगी, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी। नेक्स्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, यूरिन कैसे बनता है। यूरिन फॉर्मेशन के 3 स्टेप्स है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला आता है हमारे पास ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सबसे पहले तो फिल्ट्रेशन होती है। आप देखो जब वहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे यूरिन का भी जो होता है ना फ्लो भी कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर पहले सबसे पहले फिल्ट्रेशन हुई उसकी, कहाँ पर हुई? बोमेन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस के अंदर उसकी फिल्ट्रेशन हुई। जो बिल्कुल फिल्टर्ड ब्लड था वो तो चला ही गया। उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन के लिए हमारे यहाँ पे पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनले सब कुछ है, कलेक्टिंग डक्ट है। फिर यहाँ पे जाएगा ये पेल्विस के अंदर, फिर यहाँ से ये यूरेटर के अंदर चला जाएगा, और ब्लड हमारा यहाँ पे चला जाएगा, और यहाँ पे हमारा वेस्ट यूरिन चला जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ हमारे पास? फिल्ट्रेशन करना। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड किसने करी? ग्लोमेरुलस की वजह से हुई। जो यहाँ पे बोमेन्स कैप्सूल यहाँ पे ग्लोमेरुलस थे, उसने क्या करी? फिल्ट्रेशन करी ब्लड की, विच इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सेकेंड स्टेप में क्या हुआ? रीएब्जॉर्प्शन हुई। फिर पीसीटी डीसीटी लूप ऑफ हेनले इन सब के अंदर क्या हुई? रेनाल ट्यूब्स की मदद से रीएब्जॉर्प्शन हो गई, जो कि
आपका वाटर वगैरह था, ये सब कुछ रीअब्सॉर्ब हो गए जो मिनरल्स थे। फिर सेक्रीशन, ट्यूबुलर सेल सेक्रीट एचके प्लस अमोनिया इनटू फिल्ट्रेट। फिर क्या हुआ, जो हमारा फिल्ट्रेट था उसकी उसके अंदर यानी जो यूरिन था उसके अंदर हमने ये सारी चीजें सेक्रीट कर दी, और सेक्रीशन से हमारा यूरिन जो हो गया वो तैयार हो गया, यूरिन फिर एक्सक्रीट आउट हो जाता है। ये 3 स्टेप्स थे यूरिन फॉर्मेशन के। आई होप इट इज क्लियर। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोमेरुलर कैपिलरीज। ब्लड प्रेशर कोज filtration of blood through 3 layers: endothelium of glomerular blood vessels, epithelium of Bowman's capsule, and basement layer between two membrane as ultrafiltration। यानी कि हमारी जो ब्लड प्रेशर यानी हमारी फिल्ट्रेशन जो होती है वो 3 लेयर्स के थ्रू होती है। एंडोथीलियम ग्लोमेरुलर का, ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स के एंडोथीलियम, एपिथीलियम बोमेंस कैप्सूल का, और बेसमेंट लेयर बिटवीन द टू अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है। ठीक है। द अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय किडनीज पर मिनट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। जीएफआर क्या होता है हमारे पास, जीएफआर होता है कि 1 मिनट के अंदर किडनी कितना फिल्टर कर रही है, विच इज 125 ml पर मिनट। 125 ml पर मिनट हमारी जीएफआर होती है। अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो हम 180 लीटर एक दिन में यूरिन करते हैं, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये तो एक फिल्ट्रेशन रेट है, उसके बाद रीएब्जॉर्प्शन वगैरह होकर 1 से 1.5 लीटर ही बच जाता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज कंट्रोल्ड बाय जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपार्टिस, भी इम्पोर्टेंट है। फिर 99% ऑफ फिल्ट्रेट हैज टू बी रीएब्सॉर्ब्ड बाय 99%, फिर से रीएब्सॉर्ब हो जाता है। देखो 180 लीटर्स बनता है, जिसमें से रीएब्सॉर्ब होकर हमारे पास कितना ही बचता है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 से लेकर 1.5 लीटर ही बचता है। तो 99% तो क्या हो जाता है, रीएब्सॉर्ब हो जाता है। फंक्शंस ऑफ द ट्यूब्यूल्स हम देख लेते हैं। यहाँ पे पीसीटी का दिया हुआ है। पीसीटी इज लाइंड विद सिंपल क्यूबियोइडल ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम। एपिथीलियम से लाइंड होता है विच इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर रीएब्सॉर्प्शन। ये तो सबको पता है। Nearly all of the essential nutrients and 70 to 80% of electrolytes and water are reabsorbed। जो हमारा पीसीटी होता है ना, यहीं पे ही हमारी 70 to 80% ऑफ रीएब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाती है। 70 to 80% हमारा यहीं पे रीएब्जॉर्ब हो जाता है। जो भी सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, वाटर है, ये सब कुछ इसी सेगमेंट के अंदर रीएब्जॉर्ब होता है। पीसीटी ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन द पीएच एंड आयोनिक बैलेंस। हमारी जो पीसीटी है वो हमारा पीएच को मेंटेन करने में हेल्प करती है, हमारा आयनिक बैलेंस बनाती है बॉडी के अंदर बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन। क्योंकि वो एक सिलेक्टिव सिक्रीशन करती है, यहाँ पे ऐसा नहीं सब कुछ सिक्रीट कर देती है, सिर्फ सिलेक्टिव सिक्रीशन करती है, जिसकी मदद से पीएच भी मेंटेन होता है और आयनिक बैलेंस भी बना रहता है। किस चीज का सिलेक्टिव सिक्रीशन करती है, हाइड्रोजन या अमोनिया। ये हमने यहाँ पर भी देखा था कि एच हाइड्रोजन और अमोनिया यहाँ पर। यहाँ पर देखिए सिलेक्टिव सेपरेशन करती है इनटू द फिल्ट्रेट एंड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ HCO3 नेगेटिव। बायकार्बोनेट का यहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन, बायकार्बोनेट को एब्जॉर्ब कर लेती है और अमोनिया और हाइड्रोजन का सिलेक्टिव सिक्रीशन करती है। फिर आता है हमारे पास हेनलेज लूप। हेनलेज लूप के अंदर हम कहते हैं रीअब्जॉर्प्शन इज मिनिमम इन इट्स असेंडिंग लिम्ब, हाउएवर दिस रीजन प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल। जिसका असेंडिंग लिम्ब है ना, यहाँ पे तो बहुत ही कम रीअब्जॉर्प्शन होती है, पर फिर भी एक सिग्निफिकेंट रोल जो है उसे करता है, प्ले करता है। किस चीज के अंदर, मेंटेनेंस ऑफ हाई ऑस्मोलैरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसकी हाई ऑस्मोलैरिटी हेनलेज लूप की मदद से ही होती है। पर यहाँ पे एक बात नोट करने वाले कि डिसेंडिंग जो लिम्ब होती है वो आपकी करती है रीअब्जॉर्प्शन। The descending limb of is permeable to water but almost impermeable to electrolytes। यानी इलेक्ट्रोलाइट्स तो वापस से नहीं जा पाते, पर पानी तो चला जाता है, रीअब्जॉर्ब हो जाता है। दिस कंसंट्रेट्स द फिल्ट्रेट। इससे फिल्ट्रेट जो कंसंट्रेट जाता है क्योंकि पानी निकल जाता है एज इट मूव्स डाउन। द असेंडिंग लिम्ब इज impermeable to water but allows transport of electrolytes actively और passively। जो असेंडिंग लिम्ब होती है जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम होता है, यहाँ पे वाटर की तो नहीं होता रीअब्जॉर्ब, पर यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट
इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो एक्टिवली और पैसिवली दोनों तरीके से रीएब्जॉर्ब हो जाती है। एक्टिवली होता है जिसके अंदर एनर्जी यूज होती है, पैसिव जिसमें एनर्जी का यूज नहीं होता। देयरफॉर एज द कंसंट्रेटेड फिल्ट्रेट पास अपवर्ड्स इट गेट diluted due to the passage of electrolytes to the medullary fluid। अब क्या हुआ, जैसे जैसे हम हमारा जो फिल्ट्रेट है वो आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे डाइल्यूटेड हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स का पैसेज है वो मेडुलरी फ्लूइड के अंदर जा रहा है। फिर आते हैं हमारे पास डीसीटी। कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na प्लस इन वाटर टेक्स प्लेस इन दिस सेगमेंट। जो एक कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन है सोडियम का और पानी का, वो डीसीटी के अंदर होता है। वैसे तो बहुत कम होता है पर इसमें कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन ही पॉसिबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो आपने क्या लिखना है, डीसीटी के अंदर होता है। DCT is also capable of reabsorption of HCO3 negative। HCO3 negative का भी reabsorption करता है। And selective secretion of hydrogen and potassium ions and NH3 to maintain pH and sodium potassium balance in the blood। ये सेम फंक्शन आपका PCT का भी था जो DCT का भी है। नेक्स्ट है हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि कैसे कैसे क्या चीज एंटर कर रही है और क्या चीज यहाँ पे एग्जिट कर रही है। फिर आ जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट। दिस लॉन्ग डक्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द कोर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट्स ऑफ द मेडुला। यानी कि ये जो लॉन्ग डक्ट है ये एक्सटेंड होती है कोर्टेक्स से लेकर, फ्रॉम द कोर्टेक्स ऑफ द किडनी टू द इनर पार्ट्स, कोर्टेक्स से लेकर मेडुला तक ये एक्सटेंडेड होती है हमारी कलेक्टिंग डक्ट। लार्ज अमाउंट्स ऑफ वाटर कुड बी, यहाँ पे वाटर जो है ये बेसिकली सबसे ज्यादा रीएब्जॉर्ब होता है फ्रॉम दिस रीजन टू प्रोड्यूस अ कंसंट्रेटेड यूरिन। यहाँ पे ई आएगा। दिस सेगमेंट अलो पैसेज ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इनटू द मेडुलरी इंटरस्टिशियम टू कीप अप द ऑस्मोलैरिटी। इससे क्या होता है, ये जो सेगमेंट है ये अलो करता है कि जो स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिया ही मेडुलरी इंटरस्टिशियम के अंदर जाए ताकि ऑस्मोलैरिटी जो है वो बनी रहे। इट ऑल्सो प्लेज अ रोल इन द मेंटेनेंस ऑफ पीएच एंड आयोनिक बैलेंस। ये तो सभी कर रहे हैं, पीएच और आयोनिक बैलेंस जो है ये सब ही बनाने में हेल्प कर रहे हैं। सिलेक्टिव सिक्रीशन किसकी कर सकता है, ये H प्लस और K प्लस आयंस की कर सकता है। द नेफ्रॉन एरो इंडिकेट्स, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे ये कौन क्या एब्जॉर्ब कर रहा है और क्या कौन क्या सिक्रीट कर पा रहा है, देख सकते हैं। इसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। काउंटर करंट मैकेनिज्म जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वासर एक्टा और जो हमारे पास होते हैं लूप ऑफ हेनले, ये मिलके बनाते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। इनका एम होता है यूरिन को कंसंट्रेट करने का, ऑपोजिट फ्लो होता है इनके अंदर फिल्ट्रेट का। दिस फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन टू लिम्स ऑफ हेनलेस लूप in the opposite direction to form counter current. The flow of blood in two limbs of vasa recta increase the osmolarity towards the inner medullary interstitium in the inner medulla. The transport of substance facilitated by special arrangement of Henle's loop in vasa recta is called counter। बिल्कुल सेम जो मैंने आपको बोला वही लिखा हुआ है। That's it। फिर नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है। ये काउंटर करंट मैकेनिज्म का ही आपको ये डायग्राम है, इसको आप चाहो तो देख सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा ही है। फिर आता है हमारे पास रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शंस। किडनी के फंक्शंस की बात कर लेते हैं। फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज मॉनिटर्ड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म। फंक्शनिंग जो है किडनी की ये फीडबैक, हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म से कंट्रोल्ड है। ऑफ हाइपोथैलेमस एंड जेजीए। Change in blood volume, blood fluid, and ion concentration activates the osmoreceptors in the blood in the body that stimulates the hypothalamus to release ADH or vasopress hormones. The ADH facilitates water absorption in tubules। जो हमारी किडनी की फंक्शनिंग है ना, उसको कैसे मतलब रेगुलेट हो रही है, कैसे सब कुछ चेंज हो रहा है। जैसे ही हमारे ब्लड वॉल्यूम के अंदर कोई भी चेंज आता है ना, तो हमारी बॉडी फ्लूइड और आयन कंसंट्रेशन जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। क्या एक्टिवेट कर देती है, ऑस्मो रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देती है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि हाइपोथैलेमस को एक सिग्नल देते हैं ताकि वो एडीएच को सिक्रीट करे या फिर वेसोप्रेसिन को, इन दोनों में से कोई भी हार्मोन को सिक्रीट करे। और फिर एडीएच की हेल्प से क्या होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन जो है वो फैसिलिटी यानी शुरू हो जाती है।
और अगर डिक्रीज हो जाए ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर के अंदर, तो जेजी सेल्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं रेनिन। ये हमें पता है, देखो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं हमारे पास, ये रेनिन को सेक्रीट करते हैं। रेनिन जो होते हैं एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिनोजन 1 में कन्वर्ट करता है, फिर 2 में कन्वर्ट करता है, और जिससे कि हमारा जो होता है ग्लोमेरुलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर। एंड रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन होता है यहाँ पे, दैट इंक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ Na+ आयंस एंड वाटर, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। फिर आता है मेच्योरेशन। क्या होता है यहाँ पर? द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोजन ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड मेच्योरेशन। जब हमारा यूरिनरी ब्लैडर जो होता है ना, स्ट्रेच हो होकर जब वॉल्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, तब हमारे सीएनएस को सिग्नल जाता है। द न्यूरल मैकेनिज्म, न्यूरल हमारा मैकेनिज्म जो होता है वो मेच्योरेशन रिफ्लेक्स होता है एक तरीके से। Urine are formed in nephron is stored in urinary bladder till a voluntary signal is given to CNS. जब CNS को जाता है ना, तो फिर वो इनिशिएट करता है कि कॉन्ट्रैक्शन हो स्मूथ मसल्स की ब्लैडर पे, यानी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाए और जो हमारा यूरेथ्रा होता है वो रिलैक्स कर जाए। यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्सेशन ऑफ द यूरेथ्रल स्फिंक्टर कॉजिंग द रिलीज ऑफ यूरिन। फिर है और भी कौन-कौन से ऑर्गन्स का क्या-क्या रोल है एक्सक्रीशन के अंदर, ये भी देख लेते हैं। लंग्स, लिवर, स्किन, ये सब एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक्सक्रीशन के अंदर। लंग्स CO2 को रिमूव करता है, वाटर को। लिवर जो है वो बाइल जूस को रिमूव करता है विद कंटेनिंग द सब्सटेंस बिलीरुबिन एंड बिलिरुबिन। स्वेट ग्लैंड्स NaCl स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया और लैक्टिक एसिड को करते हैं। सेबेशियस ग्लैंड जो हमारे ऑयल्स को एक्सक्रीट आउट करते हैं, स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन्स एंड वैक्सेस को। फिर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम्स के रिलेटेड यहाँ पे 4 डिसऑर्डर्स पढ़ रहे हैं। यूरेमिया क्या होता है? जब हमारे ब्लड के अंदर हाई कंसंट्रेशन, जब हमारे ब्लड के अंदर यूरिया आ जाए, तो उसको हम यूरेमिया बोलेंगे। रिनाल्फिन जब हमारी किडनी का फेलियर हो जाए, यानी बोथ द किडनी स्टॉप वर्किंग, इस केस में ट्रांसप्लांट जो होता है वो चाहिए होता है। और करेक्शन जो है यहाँ पे एक्यूट किडनी फेलियर का तो करेक्शन है, पर अगर ज़्यादा होता है तो फिर हमें ट्रांसप्लांट चाहिए होता है। फिर आते हैं रिनाल कैलकुलाई। रिनाल कैलकुलाई के अंदर क्या होता है? यहाँ पे ना स्टोन या क्रिस्टलाइज हो जाता है सॉल्ट, कौन से वाले? ऑक्सलेट फॉर्म ऑफ सॉल्ट्स क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, उनका एक स्टोन सा बन जाता है। फिर आता है हमारे पास ग्लोमेरुलन। ये भी होता है, ब्राइट्स डिजीज होता है हमारे पास। इसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारे ग्लोमेरुलस की ड्यू टू द एंट्री ऑफ प्रोटीन और रेड ब्लड कॉर्पसल्स इनटू फिल्ट्रेट ड्यू टू इंजरी। जब कोई भी इंजरी से हमारे फिल्ट्रेट में आरबीसीज आ जाए, आपको पता है ना हमारी बॉडी के अंदर 45% तो रेड कॉर्पसल्स होते हैं, सॉरी, कॉर्पसल्स होते हैं, ब्लड कॉर्पसल्स यानी ब्लड सेल्स होते हैं, 55% ही प्लाज्मा होता है। तो सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा ही फिल्ट्रेट होता है, सेल्स को फिल्टर नहीं किया जाता। पर अगर हमारे आरबीसीज हमारे फिल्टर्स के अंदर आने शुरू हो जाएं, तो हमें उसे कहेंगे ब्राइट्स डिजीज हो जाता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाती है हमारी किडनी की ग्लोमेरुलस के अंदर। ग्लोमेरुला उसका प्लूरल है, ग्लोमेरुलस का। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हमारा ये वाला चैप्टर जो है वो फिनिश हो गया है इसकी तरह से। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।